लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नवर्स। आज हम लोग इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर के, जिनके MEG2 ब्रिटिश ड्रामा है। जो भी बच्चे इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आज की जो टॉपिक है बाबू, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि MEG2 में कौन कौन सी ड्रामा आ रहे हैं, कौन कौन से ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, कितने ड्रामा हमें पर्टिकुलरली पढ़ने हैं, RTC हमें करना है कि नहीं करना है ये भी हमें देखना है, हमें कितने सारे ड्रामा पढ़ने हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से पेपर में कौन सा पोर्शन ज़्यादा हमारे लिए वेटेज देने वाला है, RTC या लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस पेपर, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताने मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे जितने भी करंट वीडियोस अपलोड होंगे उससे आप जान पाओगे। तो जो भी बच्चे दिसंबर 2025 में पेपर देने बैठ रहे हो, जो भी बच्चे, चाहे आपके कोई भी सेमेस्टर कोई भी ईयर का हो, लेकिन अगर आपका कोड MEG2 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली। तो कौन कितने ड्रामा हमारे पेपर में है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट डॉक्टर फॉस्टर्स, दूसरा है हैमलेट, उसके बाद है मिडसमर नाइट ड्रीम, फिर है एल्केमिस्ट, उसके बाद आने वाली है, फिर आप लुक बैक इन एंगर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लुक बैक इन एंगर। फिर आपके लिए है पिग्मेलियन, फिर है द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, फिर है आपके लिए वेटिंग फॉर गोडॉथ, और आप कर सकते हो मर्डर इन द कैथेड्रल। सॉरी। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो आपको बता दी। तो इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आप जो जो टॉपिक करने वाले हो, वो है पहले फॉस्टस करना, उसके बाद हैमलेट ज़रूर करना, मिडसमर नाइट ड्रीम करना, उसके बाद आप लुक बैक इन एंगर करना, और पिग्मेलियन कर लेना। देखो, 5 ड्रामा कर लोगे तो काफ़ी है, और चाहो तो बैकअप में एक मर्डर इन द कैथेड्रल करके रख लेना। तो 6 ड्रामा, 9 ड्रामा में आपको कोई 6 ड्रामा कर लोगे तो हो जाएँगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएँगे लॉन्ग क्वेश्चन, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे, जिसमें से कोई भी आपको 4 करना है। तो आप 6 करके रख रहे हो तो बैकअप में 2 है, अगर आपको 2 का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डील नहीं है। आपके लिए ईज़ी होने वाली है। ठीक है? नाउ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्जाम में। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कैसे आप समझोगे कि कौन सा मुझे पढ़ना है और कौन सा हमें नहीं पढ़ना है। तो पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ के जा सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मैं ओवरऑल पढ़ लिया और मुझे डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जस्ट बिकॉज टू अटेम्प्ट दिस पोर्शन। यहाँ पे RTC रहता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहती है। नाउ ऑन द सेकंड बेसिस पे अगर आप देखोगे, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो रिवेंज ट्रेजेडी जो है, सेलिएंट फीचर्स उसके बताना पड़ता है, एक क्वेश्चन आती है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। दूसरा देखो हैमलेट है। तीसरा देखो लुक बैक इन एंगर है, जिमी एलिसन के बारे में। चौथा देखो मर्डर इन द कैथीड्रल। फिर एल्केमिस्ट। तो मान लो अगर आप हैमलेट तो हम बोले ही है करने के लिए, जिमी लुक बैक इन एंगर भी आप करके रख सकते हो, और मर्डर इन द कैथीड्रल तीसरा, 3 अगर आप कर लिए तो एक चौथा बचेगा। जो चौथा में क्या है, गर्ट्यूड, ये भी हैमलेट से आ गई। कॉमिक स्पिरिट इन मॉडर्न ड्रामा, ये भी आपके
जो एलिज़ाबेथन पीरियड है वहाँ से और ये भी एलिज़ाबेथन पीरियड से। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं है। अगर मैं हम लोग जो-जो ड्रामा मैं मेंशन की हूँ, अगर आप वही कर लोगे, आपके लिए काफ़ी है। आपको हर एक करने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी देखो रेनेसाँ और रिफॉर्मेशन एक क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा आया है लुक बैक इन एंगर, तीसरा है आपका डॉक्टर फास्टस। 3 क्वेश्चन हो गया, आपको एक और क्वेश्चन चुननी है। वो आप मिडसमर नाइट ड्रीम चुनो, पिग्मलियन चुनो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो कौन-कौन से आपको करने हैं, वो मैं यहाँ बता ही दी हूँ कि देखो फास्टस कर लेना, हैमलेट करना, मिडसमर नाइट ड्रीम कर लेना, बैक लुक बैक इन एंगर कर लेना। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रामा बोली, पिग्मलियन कर लेना, मर्डर इन द कैथेड्रल। ये कर लोगे तो आपके ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएँगे। बाकी अब बाकी 2 छोड़ भी बाकी 3 अगर आप छोड़ भी दो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अब अगर हम लोग मेन चीज़ जो देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन्स हमसे पूछते हैं और क्या हमें सच में सारे क्वेश्चन्स करने की ज़रूरत है या कोई हमें मास्टर आंसर्स कर लूँ तो उसमें रेडी हो जाएँगे। पहली बात है बहू, आप लोगों को सबसे अच्छे से ये लोकेट करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे आपको एक बार ये पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आपको सारा आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 ही को पूरे ड्रामा में आपको लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो देखें, डॉक्टर फास्टस की, तो देखो डिस्कस डॉक्टर फास्टस एज़ अ ट्रेजेडी, रिलेट इट टू द प्रेडिकेमेंट ऑफ द मॉडर्निस्ट हीरो। अगर मैं ये चीज़ देखी तो आपको क्या देखने को मिलेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और उसी में आपको क्या पूछा जा रहा है द ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर आप एक संग बना के लिख सकते हो। 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1 देखो और क्वेश्चन नंबर 4 देखो सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 2, 3 के साथ जाने वाला है, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखोगे तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जा रहा है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करना है, बस हर बार क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, 8, 9 को आप 8, 9, 10 को आप एक ही क्वेश्चन में लिख सकते हो। इवन यू कैन डू दिस आल्सो दैट क्वेश्चन नंबर 11, 12 को कंबाइन करके आप एक क्वेश्चन बना सकते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी। अगर आप बताओगे कि डॉक 8 और 11 भी अगर देखो इनडायरेक्टली सेम है, क्योंकि अगर आपको ये प्रूव करना है कि डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रेजेडी है जो एस्पायरेशनल रेनेसा मैन भी है ऑफ द उसी तरह भी ये भी तो देखो डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ रेनेसा ट्रेजेडी, इन शॉर्ट तो वही बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि हमें क्या पूछा जा रहा है और हमें कहाँ फोकस करना है, हमें आंसर्स में क्या लिखने हैं। दिस इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ योर राइटिंग। सेम यू कैन सी इन हैमलेट। हैमलेट में भी आप देखोगे तो इसी तरह से पोर्शन हैमलेट में क्या है, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सोलिलोquies, एक है रिवेंज ट्रेजेडी और तीसरा है प्ले विद इन प्ले। ये 3 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये 3 टॉपिक घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछी गई है। देखो हैमलेट की सोलिलोक्वी, ट्रेजिक फ्लॉ, सोलिलोक्वी किस तरह से ट्रेजिक फ्लॉ का कारण है। फिर देखो सोलिलोक्वी, फिर देखो इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, फिर देखो व्हाट इज़ अ सेंट्रल थीम, तो मतलब हाँ इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी और इसकी इम्पोर्टेंस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले विद इन प्ले। तो कहीं न कहीं देख रहे हो आप कि सेम क्वेश्चन को घुमा-फिरा के पूछी जा रही है। अब है क्या? अ मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में आप लोग देखोगे कि कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ प्ले विद इन अ प्ले इन द प्ले। तो प्ले विद इन प्ले ये चीज़ शेक्सपियर ने लेकर आए थे, पर ये चीज़ आपको सिर्फ उनकी ट्रेजेडी में ही नहीं, आपको उनकी कॉमेडी में भी देखने को मिल जाएँगे। और उसके बाद आप देखोगे क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ मैकेनिकल्स इन द प्ले। तो मैकेनिकल्स जो प्ले विद इन प्ले में थे, उनके बारे में किस तरह से दिखाई जा रही। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे, उसके साथ नंबर 7 देखो, उसके साथ आप नंबर 11 देखो, जहाँ जहाँ मैकेनिकल प्ले बोला गया है, आपको लगता है कि ये एक मैकेनिकल प्ले है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आंसर्स ही इनके होंगे, बस क्वेश्चन घुमा के आपसे वो पूछ रहे हैं। क्या ये एक कॉमेडी है?
तो आपको बताना होगा कि हाँ, ये कॉमेडी है, ये रोमांटिक कॉमेडी है, कैसे रोमांटिक कॉमेडी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिग्मलियन। पिग्मलियन जीबी शॉ की लिखी हुई है, 20th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। तो आपको ये बताना होगा, आपको इस कहानी में 3 ही चीज़ अच्छे से करनी है। एक है टाइटल, दूसरा है क्या ये कॉमेडी है, तीसरा आपको ये बताना होगा कि ये रोमांटिक है कि नहीं है। ये 3 चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और चौथा है एलिज़ा डोलिटल की कैरेक्टराइज़ेशन। तो एलिज़ा की कैरेक्टराइज़ेशन आपको बता कि किस तरह से एलिज़ा की कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स है, आप 7-8 को एक आंसर बना के लिख सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सेम ही है अगर आप देखोगे। मैं कीवर्ड को अंडरलाइन की हूँ। इवन पिग्मलियन एग्जामिन क्लास, जेंडर एंड डिफरेंस इन अ कॉमिकल पर्सपेक्टिव। तो कॉमिकल पर्सपेक्टिव में क्या दिखाई गई है क्लास, जेंडर को, उसे यहाँ पे बात की गई है। सोशल इम्प्लीकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी किस तरह से दिखाई गई है। इसमें कौन-कौन सी रोमांस आपको एलिमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमारे दिखाए गए हैं। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, लुक बैक इन एंगर। अगर हम लुक बैक इन एंगर देखेंगे, तो ये एक कहानी है जो मोनो आप कह सकते हो विक्टोरियन एरा के आसपास लिखी गई है। वर्किंग क्लासेस को दिखाई जा रही थी, एंग्री यंग मैन के बारे में है। विक्टोरियन एरा खत्म हो चुका था, मॉडर्निज़्म शुरू हो गई थी, जॉन ऑसबर्न की लिखी हुई है। तो आपको उसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। लुक बैक इन एंगर इज़ फंडामेंटली रूटेड इन जेंडर एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि विक्टोरियन एरा में क्या हुआ था कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, चेंजेज़ आए थे, जिसके कारण बहुत लोग अपने जॉब्स को भी खो देते हैं। और कहीं न कहीं ये पोस्ट वॉर की कहानी है। वॉर तब तक हो चुका था। डिस्कस द रोमांटिक एंड मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्रेजेंटेशन। फिर देखो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल और सोसाइटी में कैसा रिलेशनशिप है। एंग्री यंग मैन का अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, जिमी की कैरेक्टराइजेशन करोगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, ये आपसे पूछा जाए जिमी की कैरेक्टराइजेशन बताओ, तो सेम है। जिमी एलिसन रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है? और 9 नंबर क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं लुक बैक इन एंगर पोस्ट वॉर यूथ है। आपको पोस्ट वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट इसमें पड़ी है, ये आपको बताना होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेटिंग फॉर गोडॉट। वेटिंग फॉर गोडॉट में भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ये एक एक्जिस्टेंशियल प्ले है, जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कैरेक्टर्स को। इसमें 2 ही एक्ट है। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे ये बात की गई है लकी के बारे में, लकी और पोज़ो कौन है, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, ये 4 कैरेक्टर को लेकर ये पूरा ड्रामा है। तो लकी का स्पीच बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप लकी के बारे में बताओगे तो आपको लकी का स्पीच बताना ही होगा। ऐसा तो नहीं है उसके स्पीच के बिना आप चले दोगे। और एक्जिस्टेंशियल प्ले है तो देखो 9 वाला क्वेश्चन देखोगे अगर आप, 9, 10 और 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? और फिर देखो 5 नंबर भी सेम है, जो 9 में पूछा गया था, 9 और 10 में। तो क्वेश्चन्स इसमें बहुत नहीं है। इस टॉपिक में आपको 3 ही क्वेश्चन पर्टिकुलरली रेडी करना है। एक है लकी के कैरेक्टराइज़ेशन, दूसरा है एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर और तीसरा है ये एब्सर्ड थिएटर क्या होती है और एब्सर्ड थिएटर के अंदर कौन-कौन से कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। लास्ट में आप स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स भी जोड़ सकते हो। नाउ द मर्डर ऑफ द कैथेड्रल, ये उससे भी इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। एक ही क्वेश्चन बार-बार आती है। एक है रोल ऑफ द कोरस, एक है फोर्थ टेम्पटेशन। एक बात याद रखना, क्वेश्चन में फोर्थ टेम्पटेशन पूछेगा तो आपको सिर्फ चौथा वाला ही बताना है डिटेल में। बाकी सब आप ऊपरी-ऊपरी कर सकते हो, डिटेल में चौथा वाला बताना होगा। लेकिन अगर 4 टेम्पटेशन पूछा जाएगा, 4, तो आपको चारों का चारों टेम्पटेशन डिटेल में ही बताना होगा। ठीक है? तो ये बात आप याद रखना। और तीसरा है एलियस क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू द मर्डर इन द कैथीड्रल। तो यही 3 क्वेश्चन आपको रेडी करनी है। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें भी क्या ये ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों है? क्या ये पार्शियल है? तो 1, 2, 3 का एक अच्छा-सा 1, 2, 3 और 4 को मिलाकर एक अच्छा-सा आंसर लिखने की कोशिश करना। डिस्कस द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज़ अ कॉमेडी ऑफ अ सिचुएशन दैट आल्सो ट्रेसेस द development of its protagonist. Discuss the playboy of the Western world as an extravagant comedy and a dramatic bulldogrism.
द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड डिपिक्ट्स द एवोल्यूशन ऑफ द हीरो। तो फिर देखो हीरो के बारे में जब भी आपको बतानी पड़ेगी, देखो कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, तो आप ये ऊपर का जितना क्वेश्चन कॉमेडी से रिलेटेड है आप इसको एक संग बना के एक आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग आंसर्स चाहिए हर क्वेश्चंस के लिए, नहीं। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछता है, आपको बस घुमा के लिखना आना चाहिए। प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज़ अ फोक प्ले, ये आप अलग आंसर रेडी करना। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये क्लासिकल ट्रेजेडी है, क्या ये सटायरिकल कॉमेडी है। कॉमेडी है तो कौन कौन से कैरेक्टर्स में कॉमेडी कर रहे हैं और इसमें ह्यूमन फॉलीज को किस तरह से दिखाई गई है। तो आपको ह्यूमर जो सेंट्रल मोटिव है वही इसमें तो उसका सटायर है, तो सोसाइटी को किस तरह से डेपिक्ट की गई है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हो 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 and 10 almost are same question asking in a different form. That's it. अलग-अलग वे में आपसे पूछा जा रहा है। Now our last topic but not the least, तो हमारा लास्ट जो है मिससेलेनियस क्वेश्चन। मिससेलेनियस मतलब मैं ये हिस्टोरिकल कह सकते हो, कुछ क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड या हिस्टोरिकल से है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अब क्या है, फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताओ। हाउ इज अ रोमांटिक कॉमेडी डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। टी.एस. इलियट व्यूज ऑन पोएटिक ड्रामा। फिर देखो ये जो क्वेश्चंस है एलिजाबेथन ड्रामा, ये जो 7 क्वेश्चन है इसे प्रिपेयर कर लेना। कहीं न कहीं 5, 6 तो सेम ही है, 5, 6, 7 का एक ही आंसर होने वाला है। ये एक ही आंसर होगा। जो यहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाला है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम होने वाला है। सिर्फ आपको 3 और 1 अलग से करना है। नाउ आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे दैट विल बी एनफ। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर इस वीडियो को फ़ॉलो करना, देखना कि ये सारे जो मैंने बताए हैं वो क्वेश्चंस आपको आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर कोई बच्चे मास्टर्स से करना चाहते हैं सेकंड ईयर से, तो वो जॉइन कर सकते हैं। आप लोगों का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, 450 चार्ज है पर पेपर का। अगर आपको फुल सिलेबस फुल पैकेज करनी है, चारों का चारों पेपर करना है, देन इट विल बी कॉस्ट ओनली 1600 पर मंथ। हर महीने का यही चार्ज है। एंड नाउ सेकेंड थिंग, अगर हम लोग दूसरा चीज़ देखें तो ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी क्लासेस के बारे में। आपको कब कब क्लासेस मिलने वाली है, हाँ आपको वीक में 3 दिन क्लास मिलेगी। 3 डेज 1 आवर पर आपको 2 आवर करके क्लास मिलेगा। और साथ में आपको नोट्स भी रिटर्न मिलने वाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो तो नोट्स तो आपको मिलेंगे, अगर आपको सॉरी रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ MEG 2 थोड़ा-सा हार्ड है MEG 1 की तरह, क्योंकि इसमें ड्रामा है। आपको याद रखना होगा किस तरह से आप ड्रामा करोगे। मैं अब ये भी बता दूँगी वीडियो एंड करने से पहले कि किस तरह से हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अभी और ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, थोड़ा-सा ही मैं बता दूँगी तो हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट सब कवर अप हो चुका है, बस कुछ बाकी है। तो आप लोगों को अगर कोई क्लासेस चाहिए तो आप 2 डेमो क्लास भी आपको मिलेंगे, आप डेमो क्लास करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में आई तो इट्स ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन इट्स नो प्रॉब्लम। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगी डेमो क्लास के लिए। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। किस तरह से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमें करने हैं। अगर आप लोग ये देखोगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कोशिश करना कि आप लोग उस चीज़ को पकड़ पाओ कि ये सेंटेंस कहाँ से दी गई है, कौन से इसे कौन से बुक से हमें पूछा जा रहा है। अगर आप एक बार पकड़ लो कि ये हमें कहाँ से दिया गया है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे आप पकड़ लोगे ना कि हाँ अच्छा यहाँ से दिया गया है, अब हमको कुछ दरकार नहीं है जानने के लिए। ये जो है ये डॉक्टर फॉस्टर से दी गई है। अभी डॉक्टर फॉस्टर से दी गई है तो मुझे बताना होगा कहाँ से लिया गया है। हू सेड, टू whom। अगर आपको पकड़ पहले तो आप बताओगे फ्रॉम व्हिच, एक ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से ली गई है।
ये जो एक्सट्रैक्ट है इसे कहाँ से ली गई है, अगर आपको समझ में आ गया। अगर जैसे मैंने बोली, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टर्स रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। आप एट द एज ऑफ मेडिवियल और मिडल, मुझे भी, तो आप वहाँ पे वो बता दोगे, ईयर के साथ बता दोगे। उसके बाद बताओगे दिस स्पीच हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर फॉस्टर्स, जो किसे वो दे रहे थे, उसके बारे में आप बताओगे। फिर वो यहाँ पे ये वाला बात क्यों बताए, आपको जस्ट थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है, बिकॉज़ 4 मार्क्स में ज़्यादा दरकार नहीं है डिटेल में लिखने की। बस अब अगर पॉइंट्स कनेक्ट कर दो, कहाँ से किसने किसे लिखा, क्यों कह रहे हैं, क्या रीज़न है, अगर आप इसे कनेक्ट कर पाओगे, देन इट इज़ इनफ। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन, गिव एन एक्सप्लेनेशन सुपरफिशियली। तो आपको समझ में आ रही है कि आपको कितने अच्छे से ये कंटेंट पता होना चाहिए। सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी चीज़ पता हो ऐसा नहीं, डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके फर्दर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एमईजी 3 के साथ। और अगर आपको कोई और वीडियोज़ पे भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हाँ, मैं एमईजी 3 और 5 बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी सारी क्वेरीज़ मैंने क्लियर कर पाई। और भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा मैं उस पे आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। And if there any part you don't understand or you don't get me, please just give me a message. Thank you.